नमस्कार, मैं दिलीप गुहा पब्लिक रिपोर्टिंग के सारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपर कलेक्टर हरीश मंडावी जी के साथ और जो कि अभी मौजूदा नगर निगम कमिश्नर भी हैं। इनके काम करने की विज़न को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा में हम सबसे पहले सर का स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। सर, आज हम आपके जो है शहर में काम को लेकर क्या विज़न है इसे जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं कुछ एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे सर। सर, सबसे पहले मेरा सवाल ये रहेगा कि पार्किंग की व्यवस्था को लेकर के आपने क्या विज़न बना के रखा है और क्या कुछ काम आपके द्वारा भी किया जा रहा है? बेसिकली जो है शहर का सबसे बड़ा समस्या जो होता है वो शहर की पार्किंग होती है। हम जब जगदलपुर शहर में जब एंटर करते हैं तो हमारा जो देखा जाए तो लाल बाग एरिया पड़ता है। उसके अलावा जब हम आगे जाते हैं तो हमारा मेन एरिया पड़ता है, मार्केट एरिया पड़ता है। हम कहीं भी चले जाते हैं तो एक निश्चित रूप से कहीं पार्किंग की सिस्टमेटिक व्यवस्था कहीं नहीं है। इसको सबसे पहले मैंने आते ही सबसे पहले इस चीज़ को मैंने गौर किया। और सबसे पहले सबसे जो कठिन कार्य था, खास करके अपना संजय मार्केट का जो एरिया है, उस एरिया को मैंने अभी अपने काम करना वहाँ से स्टार्ट किया। एक एक प्रकार से चुनौतीपूर्ण उसको लेते हुए मैंने उस काम को, कठिन कार्य को पहले स्टार्ट किया है। वहाँ संजय मार्केट में मेरा विजन ये है कि मैं जो वहाँ जो 3 अलग-अलग जगह जो खाली जगह बचे हुए हैं, उसको मैं पार्किंग के रूप में डेवलप करूँ। आप देखेंगे कि जो फ्रंट के 2 अपने खाली जगह पर तो हमने काम भी स्टार्ट कर दिया है। पीछे वाला भी एक एरिया को हम प्लान करके मैं रखा हूँ कि उस एरिया को भी एक पार्किंग के रूप में हम डेवलप कर सकें, ताकि जो भी व्यक्ति सब्जी लेने के लिए जाता है, बाहर-बाहर से आते हैं, बाइक से आते हैं, चाहे अपनी बड़ी गाड़ी से आएँ, उन सभी के लिए एक निश्चित एक निर्धारित जगह हो, वहाँ वो गाड़ी खड़ी करे और फिर उसके बाद फिर अपना सब्जी लेके वापस फिर चले जाए, ताकि सब्जी मार्केट के अंदर किसी हालत में भी वो अपनी गाड़ी को न ले जा सके। और फिर उसी कारण से इडली जो है, जो व्यापारी जो वर्ग है, वो भी इडली जो है अपना बिज़नेस कर सकें। उसी तरह तरह से 2-3 जगह और पार्किंग का मैंने प्लान किया है, खास करके शिक्षा विभाग के पास में कन्हैया जो स्वीट्स है उसके सामने एक बड़ी जगह है। सेम जो है मेरा प्लान ये भी है कि जो आमागुड़ा जो चौक है, वहाँ पास एक जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का थोड़ा जगह है, उसको, क्योंकि कहीं कई सारे जो अपने शिक्षक वर्ग के लोग हैं, वो वहीं पर गाड़ी छोड़कर दूसरे आस-पास के जगह अध्यापन कार्य करने जाते हैं। अच्छा, ये वो लोग हैं जो आसपास के क्षेत्र में ब्लॉक्स में जो है लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर दूरी जो है बस में ट्रैवल करना पसंद करते हैं और उनकी लगभग एक भारी संख्या जो है अमागुड़ा चौक में देखने को मिलती है। उनके लिए भी हमने एक प्लान किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट मैं बस स्टैंड को भी एक बड़ा एक माध्यम पार्किंग के लिए मान रहा हूँ। तो वहाँ आप देखेंगे कि कोई भी सिस्टमेटिक पार्किंग नहीं है, कोई भी कौन कहीं से भी। बस स्टैंड की सर जो बात? अपना नया बस स्टैंड की बात कर रहा हूँ मैं, नए बस स्टैंड की बात कर रहा हूँ। उसमें नए बस स्टैंड में आप देखेंगे वो सिस्टमेटिक रूप से एक पार्किंग साइट डेवलप करने का मेरा प्लान है। उसके अलावा अभी आपके माध्यम से मुझे ये भी पता चला है कि 2 जो अपने पास 2 बड़े बिल्डिंग है, खास करके सी मार्ट के नीचे वाला जो पुराना बस स्टैंड है, साथ में बेला कोठा वाला, वहाँ नीचे एक बड़ी पार्किंग, बेसमेंट पार्किंग बनी हुई है। उस पार्किंग को भी नए सिरे से डेवलप करने का मेरा प्लान है और इसमें हम भविष्य में हम बिल्कुल काम करेंगे। सर, ये जो मार्केट वाले प्लेसेस होते हैं यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स और छोटे-छोटे जो व्यापारी दुकान लगा के बैठते हैं, जो अधिकतर जो है बिना परमिशन के बैठते हैं। तो पार्किंग को लेकर के कुछ समस्याओं का सामना निगम को करना पड़ता है सब पूरे प्रक्रिया में? हाँ, ये आप देखेंगे कि जितने भी हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं, वो एक सिस्टमैटिक तरीके से नहीं बैठे हुए हैं, क्योंकि निगम की ओर से पहले से ही वेंडिंग जोन घोषित किया गया है और उसके अलावा बाकी देखा जाए तो बाकी जगह नॉन वेंडिंग जोन है। तो जब वेंडिंग जोन निर्धारित है तो उसको सिस्टमैटिक रूप से बैठाना भी हमारा कर्तव्य बनता है। और नॉन वेंडिंग जोन में यदि बैठते हैं तो एक तरीके से सही भी नहीं है, और नॉन वेंडिंग जोन जो बनाया गया है वो कुछ सोच समझ के ही बनाया गया है। तो उसमें यदि बैठ रहे हैं तो उनको हटाया जाना भी एक हमारा प्राथमिकता का कार्य होता है। तो हम उसको सिस्टमैटिक वेंडिंग जोन में सिस्टमैटिक भी करेंगे, और साथ में जो वेंडिंग जोन है, सॉरी नॉन वेंडिंग जोन है, उसको हम सिस्टमैटिक रूप से, जैसे अभी कुछ समय पहले बात आ रही थी, जो महारानी हॉस्पिटल के सामने वाला जो एरिया है, चांदनी चौक से लेकर महारानी हॉस्पिटल, साथ में सिटी ग्राउंड वाले एरिया में, उस एरिया में आप अक्सर आप जब देखेंगे बारिश के समय में, या फिर थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो वो एरिया पूरा डूब जाता है। उसका मेन रीजन ये है कि नालियों पर जो कब्जे हुए हैं, उसके कारण से मेन पानी भी जो है वो इजीली निकल नहीं पाता है। दूसरा जो है, लगातार वहाँ जब बारिश होती रहती है, लगातार पानी भर होने के कारण से जो हॉस्पिटल, जो हमारा जगदलपुर शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, इवन सबसे अच्छा हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, ये पूरे
क्षेत्र में काफ़ी फेमस है। उसका एंट्रेंस में हमेशा पानी भर रहता है। तो उसके समाधान के लिए ही हमने उसको सभी को वहाँ से कब्जा मुक्त कराते हुए वहाँ उसको सिस्टमेटिक रूप से हम उसको डेवलप करेंगे और शहर को एक सुंदर तरीके से वहाँ पास सुंदर आकार देने के हिसाब से और साथ में पानी निकासी की उचित व्यवस्था हो सके उसके लिए हम उसे प्रयास करें। देखिए, जब भी बारिश होता है और जब भी कोई सड़क ओवरफ्लो होती है, तो तब निगम को सीधे से जो है मढ़ दिया जाता है कि निगम सफाई नहीं करती है, ब्लॉकेज नहीं हटा रही है। लेकिन बहुत ही कम लोगों का ध्यान इस ओर जाता है कि सड़कों के किनारे स्ट्रीट वेंडर्स जो लगे होते हैं, वो मैक्सिमम कचरा जो है अपने पीछे नाली में या फिर ऊपर में नाली के ऊपर उन्होंने दुकान बना के रखा है, तो नीचे नाली में डाल देते हैं। इस वजह से ब्लॉकेजेस होती है। इस पर किसी और का ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इसके लिए क्या कुछ अपील लोगों से की जाएगी कि जो नालियों में कचरा डाल देते हैं? इसमें देखिए कचरा प्रबंधन जो है वो नगर निगम का सबसे प्रमुख दायित्व रहता है। अभी कलेक्टर जिला बस्तर साहब के मार्गदर्शन में हम काफ़ी इसमें एक स्टेप आगे बढ़कर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि मुझे भी कुछ 2 निगमों का अनुभव है, तो मैं इस अनुभव का मैं यहाँ पूरा एक प्रकार से इसी हिसाब से काम करना चाह रहा हूँ। तो इसमें कचरा प्रबंधन में हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम एक जो बेस जो हमको एक हम तय करके चलते हैं, बेसिक ये है कि हम लोगों को कचरा फेंकने की नौबत ही ना आने दें। हम एक ऐसा उनको सुविधा मुहैया कराएँ कि वो हमको कचरा दे दें। उस कचरे का हम फिर निष्पादन हम अलग तरीके से करें और कचरा से हमको फिर हमारे जो स्वच्छता दीदियाँ हैं, उनको फिर आर्थिक रूप से फ़ायदा पहुँचता है। तो कचरा को यदि हम किसी भी तरीके से यदि हम ग्राउंड पे अभी फेंकने की स्थिति में नहीं लाते हैं, तो निश्चित ही इसमें हमारे कचरा प्रबंधन में काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। ख़ास करके ये शुरू होता है हमारा सोर्स सेग्रीगेशन जो बोलते हैं, जो घरों से हम कचरा लेते हैं। वो गीला और सूखा से शुरू करते हैं हम। गीला सूखा अलग-अलग देने से वहीं से सेग्रीगेशन हो जाता है। उसके बाद फिर दीदियाँ जो हमारी सेंटर में लाती हैं उस कचरे को और कचरे को फिर से सेग्रीगेट करती हैं अलग-अलग उसके अलग-अलग अब देखेंगे जैसे गत्ता है, कोई लोहा है, ठीक है? कोई पन्नी है, कोई झिल्ली है, उसके हिसाब से अलग-अलग फिर उसको सेग्रीगेट करके उसको फिर हमारे जो बाबू श्यामराम जो बना हुआ है, वहाँ वो भेजते हुए हैं। ये होता है घरों से कचरा निकलता है। यदि यही कचरा यदि कोई बाहर भी फेंक देता है तो निश्चित ही हमको भी उठाना पड़ता है। उठा के उसको फिर वो या तो उड़-उड़ के नाली में जाएगा या वो नाली में फेंक देंगी, तो नाली भी चौक हो जाता है और साथ में फिर उसी कारण से जब हम कचरा नाली से कचरा निकालते हैं तो फिर वो उसका हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। उसको कोई बेच भी नहीं सकते, कोई लेगा भी नहीं। वो सीधे डंपिंग यार्ड में जाता है, फिर डंपिंग यार्ड की भी समस्या फिर अलग से फिर शुरू हो जाती है। तो हमारा मेन मकसद ये है कि किसी भी तरह से डंप यार्ड को अपने खत्म करना है और जितने भी कचरा जो पर डे निकल रहा है, उस सभी कचरा को हम सिस्टमेटिक रूप से उसका हम पुनर्उपयोग कर सकें। मतलब हम पुनर्उपयोग करते हुए उससे धन अर्जित भी कर सकते हैं और उसका पुनर्उपयोग करके अन्य सामग्री भी बना सकते हैं। तो हम इस मॉडल पे चल रहे हैं जो अंबिकापुर मॉडल जो कहलाता है। अंबिकापुर मॉडल पे हम अग्रसर हैं और निश्चित ही इसमें सफलता हमको मिलेगी। इसमें मेरे जनता से अपील भी है कि इसमें सहयोग प्रदान करेंगे क्योंकि सबसे जो ज़रूरी चीज़ रहता है वो आपका सहयोग रहता है। इसमें माननीय जो पत्रकार बंधु हैं सभी उसका सहयोग भी चाहिए होगा, माननीय जनप्रतिनिधि का सहयोग चाहिए होगा क्योंकि ये खाली सिर्फ निगम इसको नहीं कर पाएगा बिना सहयोग के। ये लोगों का सहयोग इसमें अति आवश्यक होगा क्योंकि नालियों पे कचरा डालने का काम तो जनता ही करती है। अब उनके अंदर पेशेंस होना चाहिए कि जब तक गाड़ियाँ नहीं आती है और निगम की तरफ से तो ये प्रयास किया जाता रहा है कि लोगों तक जो है घर-घर कचरा गाड़ी पहुँचाने का काम किया जा सके। साथ ही जो हड़बड़ाहट में जो जनता नालियों में कचरा फेंकने का काम करते हैं, उनके लिए वही चीज़ बाद में मुसीबत बन जाती है, नालियाँ चौक होती है, गंदगी बढ़ती है, उनके बच्चे आस-पास खेलते हैं, ऐसा समस्या आती है। अंबिकापुर मॉडल को लेकर के हम एक विशेष जानकारी देने वाले हैं। एस मंडावी जी ने जो है अंबिकापुर में जो है किस प्रकार से काम किया था, वो कैसे एक मॉडल का रूप ले लिया है, इस पे छोटी सी हम चर्चा करेंगे। सर, अंबिकापुर मॉडल है क्या? उसकी शुरुआत कैसे हुई? अंबिकापुर मॉडल जो है मिशन क्लीन सिटी जो स्टार्ट हुआ था, जो छोटे शहरों में जो स्टार्ट हुआ था 1 लाख से ऊपर के जो शहर हैं, उन शहरों के लिए और खास करके भी सभी नगर पंचायत और नगर पालिका में भी इसको अप्लाई कर दिया गया है। इसका मेन जो है ये एक सस्टेनेबल मॉडल है ना? जो हम जब देखते हैं इसमें 2 प्रकार के मॉडल की चर्चा होती है जब भी कचरा प्रबंधन की बात आती है, तो एक इंदौर मॉडल, दूसरा अंबिकापुर मॉडल। इंदौर मॉडल जो है वो पूरी तरह मशीनरी पर आधारित है। जितनी ज़्यादा मशीनरी लगी है वो उतना ज़्यादा हम काम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास लो बजट रहता है नगर निगम के पास में
आय के कम स्रोत रहते हैं। तो अंबिकापुर मॉडल एक सक्सेसफुल मॉडल इसमें उभर कर आया है, जिसमें जो हम यूजर चार्ज वसूली करते हैं, साथ में जो हम लोगों से यूजर चार्ज के रूप में कलेक्ट करते हैं, उसी खर्चे से ही हमारे जो एमसीसी जो वर्कर्स रहते हैं, जो दीदियाँ रहती हैं, वो दीदी घरों से कचरा लेते हैं और उसी कचरे को फिर सेल कर देते हैं, और सेल करके जो आय प्राप्त होता है उसी से उनको मानदेय प्राप्त होता है, और उन्हीं से उनका रिक्शा जो है मान लो खराब हो रहा है तो रिक्शा बनता है, या फिर नए संसाधन उसमें एकत्रित किए जाते हैं। तो अल्टीमेटली ये सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल है। उसमें किसी प्रकार की मशीनरी की आवश्यकता नहीं रहती है। उसमें बेसिक जो रहता है ये रहता है कि टोटल जो है कचरा से हमको आय भी प्राप्त हो रहा है और हमारे घर का कचरा भी साफ हो रहा है। मशीन जैसी चीज़ों का उपयोग करने से क्या होता है कि एक बार मशीन बिगड़ गया तो पूरा सिस्टम पूरा ठप हो जाता है। हमारे इस अंबिकापुर मॉडल में आप देखेंगे कि किसी भी तरह से मशीन नहीं, सिर्फ रिक्शा का उपयोग होता है और एसएलआरएम सेंटर का। इसलिए हम उस मॉडल को अपनाते हुए अभी हमारे नगर निगम जगदलपुर में 10 एसएलआरएम सेंटर पहले से संचालित थे, लेकिन वर्किंग पोजीशन में मात्र सिर्फ 6 बस वर्किंग पोजीशन थे। बाकी जो 4 एसएलआरएम सेंटर हमारे थे वो दूर दूर एक ही वार्ड में ही लगभग 3 सेंटर बना दिया गया था। उसको हम अभी थोड़ा सा ऐसे सिस्टमेटिक रूप से व्यवस्थित कर रहे हैं कि वो सभी एरिया को कवर भी कर सके, और जो हमारी स्वच्छता दीदियाँ हैं उनको भी ज़्यादा दूर से कलेक्शन न करना पड़े, और उनके जब क्योंकि वो भी एक हमारे टाइप के ही मनुष्य हैं, तो उनको भी मतलब एक्स्ट्रा बर्डन ना हो और इजीली जो है सेग्रीगेट करके वो अपना काम कर सकें। सर ये समय समय पे जो है कई बार शिकायत आती है कि जो सफाई की जो गाड़ियां हैं वो नहीं पहुंचती हम तक। इस फेज में क्या कुछ काम किया जा रहा है कि लोगों तक जो है गली गली जो है कचरा गाड़ी पहुंच सके, जहां से अधिकतर शिकायत आती है? कैसे डील की जा रही है सबको? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है, क्योंकि संसाधन की कमियाँ हमारे पास नगर निगम में, तो अभी हमारे पास कुछ ऑटो भी आए हुए हैं। हम ऑटो को उसको व्यवस्थित रूप से हर वार्डों में भेजने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा हमने अभी शासन से कुछ ई-रिक्शा का भी माँग किया है। अब वो ई-रिक्शा यदि हमको मिल जाता है तो हम निश्चित ही सभी वार्डों को 100% कवर कर लेंगे। अभी कुछ-कुछ छूट रहा है, और हम कोशिश ये करेंगे कि जब जब रिक्शा आ जाएगा तो 100% घर कवर हो जाएगा, और फिर अभी जैसे जहाँ-जहाँ छूट रहा है तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कहीं-कहीं हम 2 ट्रिप भी करवाने का प्रयास कर रहे हैं। और कहीं-कहीं आप देखेंगे कि संजय मार्केट एरिया है, जो अपना मेन मार्केट एरिया है, वहाँ हम कलेक्शन जो करवा रहे हैं वो सिस्टमैटिक रूप से थोड़ा-सा और अच्छे से करवा रहे हैं। अभी हम इन फ्यूचर जो है जितने भी हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं उनसे भी अलग से करेंगे। अभी हम 2-3 चीज़ों पर और विशेष काम कर रहे हैं, खास करके जो नारियल वाले बहुत सारे हैं यहाँ, तो नारियल को जो जगह-जगह फेंक देते हैं, हम उसको सिस्टमैटिक कलेक्ट करके हम उसको भी एक रीसेल करेंगे। ये हमारा प्लान चल रहा है। तो इसमें हर चीज़ में हम बहुत बारीकी से काम कर रहे हैं, और इसमें हमारे कलेक्टर सर का काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन भी मिल रहा है, और इसमें हम बिल्कुल आम जितने भी हमारे आम नागरिक हैं, उन सभी के सहयोग से बिल्कुल सफल होंगे। पार्किंग और सफाई व्यवस्था पर जो है चर्चा हो चुकी है, अब हम आगे चलेंगे। सर निगम की जो दुकानें हैं लगातार शिकायत आती रहती है कि जो पहले आवंटित हुई थी दुकानें उनमें अधिक लोग बेच के चले गए हैं, या फिर कई लोग लेकर के उसको किराए में चढ़ा के रखे हैं। निगम में वो 1000 रुपये पेमेंट करते हैं तो 10-10 12,000 रुपये में जो है उन्होंने किराए पे चढ़ा के रखा हुआ है। तो इसमें क्या कुछ जो है काम किया जा रहा है इस चीज़ को लेकर के, ताकि जो है सही लोगों तक दुकानें पहुंच सके, और जो अवैध तरीके से चला रहे हैं बिना निगम की जानकारी, उन पे क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? इसमें देखेंगे कि हमारे जो जितने भी दुकानें हैं, लगभग हमारे पास 800 के आसपास घोष वगैरह की दुकानें हैं। उसके अलावा कई गुमटियाँ हैं और स्वलंबन की दुकानें हैं, ऐसे करके लगभग 2000 के आसपास दुकानें हैं। इन दुकानों के बारे में जब मैं शुरू में जब स्टडी किया तो ये समझ में आया कि कई सारे दुकानों के द्वारा अभी तक तो प्रीमियम राशि जमा नहीं किया गया है, किराया तो दूर की बात है। तो मैंने उसमें थोड़ा सा कड़ाई दिखाया, अपने कर्मचारियों को लगातार भेजा, फिर लगातार नोटिस जारी किया, कुछ दुकानों को निरस्त भी किया। तो उसमें प्रॉपर प्रीमियम मोस्टली सभी का अभी आ गया है, कुछ लोगों का बचा है जिसमें हम फिर कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा अभी मैंने टीम बनाया है कि ऐसे दुकानें जो अ, दूसरे को चला रहे हैं, क्योंकि उनके एग्रीमेंट में रहता है, इवन जब टेंडर सर जब निकलता है उस समय ही रहता है, और साथ में एग्रीमेंट में रहता है कि उस दुकानों का किराए पे नहीं दे सकता वो, और साथ में स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकता। कई लोग आप देखेंगे उनको दुकानों को बहुत आगे तक बढ़ा दिए हैं, कई पीछे तोड़ दिए हैं, कई 2 दुकान को जोड़ दिए हैं। तो उसमें वो करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन निगम से परमिशन लेके लेना चाहिए कि हाँ भाई ये किसी कारण से कोई ट्रैफिक यदि बाधित नहीं हो रहा है तो निगम जरूर परमिट कर देगा, लेकिन वो नहीं किया गया है।
किराए में देना तो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। किराए में दे दिया गया तो इसमें निगम को नुकसान हो रहा है। तो यह इस पर मैं अभी टीम बनाया हूँ और टीम बनाकर इसमें 1 हफ्ते के अंदर मैं रिपोर्ट मांगा हूँ, उसके बाद फिर आगे हम इसमें कार्रवाई करेंगे ताकि एक सिस्टमेटिक रूप से हो जाए। साथ में हम कुछ नए दुकान हम बना रहे हैं। संजय मार्केट में आप देखेंगे कि कई दिनों से खंडहर दुकानें जो पड़ी थी, उसको सिस्टमेटिक करके उसको घोष विक्रय में उसको निकालने वाला हूँ। सिटी ग्राउंड की दुकानों जो पड़ी थी उसको हम निकाल रहे हैं। तो ऐसा करके हम प्लान कर रहे हैं सभी दुकानों को निश्चित और एक सिस्टमेटिक रूप से हो जाए ताकि हमको वसूली में भी आसानी हो और उनको उसमें बिजनेस करने में भी आसानी। तो ये कहा जा सकता है सर कि जब जांच रिपोर्ट आएगी तो कुछ बड़ा एक्शन इसमें गलती पाए जाने पे लिया जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जांच रिपोर्ट आएगी तो उसके आधार पर निगम जो भी नियम और शर्त है और जो एग्रीमेंट में शर्त दिए गए हैं उसके आधार पर कार्रवाई होगी। इसके आगे हम थोड़ा-सा चलेंगे क्योंकि इस वक़्त जो है सर एक्शन मोड में है, तो अवैध जो कब्ज़ा करके रखे हुए हैं, उस पर एक कब्ज़ा हटाने का काम कर रहे हैं। इसको लेकर के जो है लोगों में एक छोटी-सी मानसिकता ये भी है कि छोटे गरीब लोगों के पेट में लात मारा जा रहा है निगम के द्वारा। इस पर सर की राय की भी जानेंगे। साथ ही साथ इकलौता बचा हुआ ओपन ग्राउंड जिसे लालबाग मैदान कहा जाता है, जिसके आस-पास जो है स्ट्रीट वेंडर्स और कई लोग कब्ज़ा करते जा रहे हैं। इस पर सर की राय क्या है? इसमें देखिए मोस्टली जो है अवैध कब्जा किसको माना जाता है? अवैध कब्जा उसको माना जाता है जहाँ पर निगम के बिना परमिशन के कोई भी आदमी यदि अपना ठेला गुमटी लगा लेता है उसको अवैध कब्जा के रूप में हम तय करते हैं। खास करके उस एरिया में जिसको नो वेंडिंग जोन घोषित किया जाता है। हमारे शहर में लगभग 20 के आसपास वेंडिंग जोन निर्धारित है। उस वेंडिंग जोन में लगाते हैं तो हम उसमें कार्रवाई बिल्कुल नहीं करते हैं। आप देखेंगे कि लगातार इससे यह तो यातायात बाधित तो हो रहा है, साथ में नालियाँ के ऊपर यदि यदि कोई दुकान लगा दे रहा है तो नालियों की सफाई नहीं हो पा रही है। नालियों की सफाई नहीं हो पाती है तो वहाँ पास तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उसके पहले की जो बस्ती है, उस बस्ती में पूरा पानी भर जाता है। तो ये लगातार शिकायत आ रही थी, इसके तहत हमने कार्रवाई किया है और अब जिस प्रकार से मेरा जो विज़न है, जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि महाराणा हॉस्पिटल के सामने जो है पानी भरा रहता था, नालियों के सामने पूरे नालियों के ऊपर लोग कब्जा करके बैठे हुए थे। तो उसपे मेन जो है हम अस्पताल को एक तो स्वास्थ्य सुविधा हमको दे दिया जाना है, उसके लोगों का ईज़िली अप्रोच हो सके, खास करके बरसात के समय में। इसको देखते हुए हम वहाँ पर कार्रवाई किए हैं। लालबाग ग्राउंड जो है वो चारों ओर आप देखेंगे कि पूरा ठेले गुमटी का पूरा कब्जा होते जा रहा है, धीरे-धीरे बढ़ते जा रहा है। अभी लगातार शिकायतें भी आ रही थी कि इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उसपे गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। तो उस पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं और उसको सुरक्षित करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं ताकि ग्राउंड का उपयोग सिर्फ खेल के ही रूप में हो सके, बाकी अन्य रूप में ना हो सके और उनको जो है हम सिस्टमेटिक रूप से जो वेंडिंग जोन है वहाँ पर हम बिल्कुल शिफ्ट करेंगे ताकि किसी का कोई किसी के परिवार पर किसी प्रकार का कोई भी आर्थिक हानि ना हो सके। तो ये कब्जे को लेकर से एक चीज़ देखा गया है कि जितने भी ठेकेदार हैं शहर में कहीं न कहीं सरकारी काम या फिर प्राइवेट काम कर रहे हैं, तो अधिकतर जो है सड़कों को इन्होंने डंपिंग यार्ड के रूप में बदल रखा है और अधिकतर मामलों में निगम की परमिशन ये सब जगह नहीं ली गई है। तो इस पे क्या कुछ कार्रवाई बनती है और किस प्रकार का एक्शन इसमें लिया जा सकता है? क्योंकि एक और आप प्रयास कर रहे हैं कि सड़कें क्लीन हो, प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था हो, कि गाड़ियाँ सड़क जाम ना करें। लेकिन ये जो कुछ ठेकेदार के द्वारा अगर सड़कें जाम की जाती है तो उस पे क्या कुछ कार्रवाई हो सकती इसमें आप देखेंगे जितने भी मेन रोड हैं, यदि वहाँ पर कोई कोई बिल्डिंग बन रही है तो वहाँ पास रॉ मटेरियल ये लोग रख देते हैं, खास करके गिट्टी और रेत। तो इसके लिए मैं अभी पूरी टीम इसमें लगाया हूँ और फिर ऐसी जगहों पर पहले तो हम समझाइश दे रहे हैं कि भई आप जो है इसमें गिट्टी और रेत यदि रख रहे हैं तो सिस्टमेटिक किनारे कर लीजिए, यदि नहीं करते हैं तो हम जब्ती करेंगे। पहली चीज़ ये है। दूसरा चीज़ ये है कि यदि कोई रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है कोई बिल्डिंग का या कोई मकान का, कोई दुकान का, तो वो ये करते हैं कि वहाँ का जो मलबा है उसको लाके रोड में छोड़ देते हैं। इसके लिए हम बहुत स्ट्रिक्ट हुए हैं और हम इसमें जुर्माना भी ले रहे हैं। जुर्माना लेने के बाद फिर हम उसको उठा रहे हैं। इसके लिए मैं सभी से एक अपील भी करूँगा कि 1100 नंबर निदान नंबर है जो हमारा नगर निगम नगरीय निकाय का नंबर है, उस नंबर पे कॉल करके कोई भी इस प्रकार के मलबों को उठवा सकता है। तो इस नंबर पे कॉल करें लेकिन ये है कि जो राशि है वो यदि रोड पे यदि फेंक देते हैं तो जुर्माना उनको पटाना पड़ेगा। यदि वो चाह रहे हैं कि मलबा को डायरेक्ट उठा लें तो 1100 नंबर पे कॉल करें तो हम डायरेक्ट जाके उठा लेंगे। बस यही है कि हमको अब चूँकि उसमें मलबा के कारण से और फिर ये रॉ मटेरियल के कारण से पार्किंग व्यवस्था प्रभावित होती ही है, साथ में लोग उसमें कचरा भी डालना शुरू कर देते हैं। तो हमको ये स्ट्रिक्टली हम इसमें हम कंप्लाइंट करा रहे हैं ताकि इसमें इन फ्यूचर जो है हमारा शहर सुंदर भी दिख सके और लोग भी ट्रैफिक जो है हमारी व्यवस्था जहाँ पर हमारी सुरक्षित हो सके।
इसके बाद आगे अगले सवाल पे हम चलना चाहेंगे। अमृत मिशन, लोगों ने ये देखा है कि अमृत मिशन के चलते अच्छी खासी सड़कों को खोद दिया जाता है और उसके रिपेयरिंग में अच्छी खासी समस्या आती है। तो सर अमृत मिशन क्यों इतना ज़रूरी है? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि सड़कों को बेवजह खोदा जा रहा है। ज़रा ये बताएँगे कि अमृत मिशन आखिर इतना ज़रूरी क्यों है? और जो ये खोदी हुई सड़कें हैं, ये रिपेयर कब तक होगी? कैसे होगी? इसकी प्रक्रिया क्या होती है? अमृत मिशन आप देखेंगे कि ये लगभग 4-5 साल से चला रहा है ये प्रोजेक्ट ना, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। उसका मेन रीज़न ये है कि अ, एक तो पाइपलाइन जो है वो व्यवस्थित रूप से बिछाना स्टार्ट नहीं किए थे। दूसरे जो है अपना अमृत मिशन में के तहत जो WTP बन रहा है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, और साथ में इंटेक वेल का काम, वो काम कंप्लीट नहीं हुआ था। बीच में कुछ इशू था, कुछ ठेकेदार उसमें बदले गए। उसके बाद भी जो दिशा से काम करना चाहिए था वो नहीं हो पाया। रीज़न कुछ बहुत सारे रीज़न हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब इसको हम एक ऐसे मोड में हम आ गए हैं जिसमें हमको कंप्लीशन करना पड़ेगा, मतलब बिफोर समर सीजन है उसके पहले। क्योंकि अ, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे पास अभी टंकियाँ जो है वो निर्धारित टंकी है, और सभी जगह जो है मोस्टली बोर से ही अपना सप्लाई हो रहा है। टंकियों को भी भरा जा रहा है तो बोर से ही भरा जा रहा है, और या सप्लाई हो रहा है डायरेक्ट बोर से हो रहा है। गर्मियों में आप देखेंगे तो बोर सूख जाते हैं। जैसे ही बोर सूखते हैं उसके बाद फिर उस एरिया में पूरा हाहाकार मच जाता है, फिर हमको टैंकर भेजना पड़ता है। हम अमृत मिशन को स्टार्ट यदि कर देते हैं, हमारी 5 टंकियाँ नई टंकी स्टार्ट हो जाएगी, तो उससे जो ये पानी का जो समस्या है वो गर्मी में इस बार नहीं होगा। हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि गर्मी से पहले हम इसको स्टार्ट कर दें। साथ में आप जैसे बात कर रहे हैं कि पाइपलाइन बिछाने वाला जो काम है, पाइपलाइन बिछाने में ये होता है कि पाइपलाइन बिछाने के पश्चात उसको रेस्टोरेशन करना रहता है। उसको एज पर जो रूल है वो एज इट इज, जो स्थिति में था उसी स्थिति में वापस ला के देना रहता है। जितना करना चाहिए था हुआ कि नहीं हुआ, तो वो मैं सिस्टमेटिक करके करवा रहा हूँ। और कोशिश यही रहेगी कि हम एनी हाउ सभी पाइपलाइन को बिछाते हुए सभी काम कंप्लीट करते हुए हम गर्मी से पहले हम सभी घरों में पानी सप्लाई कर दें। और इसका हम कम से कम पार्ट 1 हम शुरू कर दें। कुछ पार्ट 2 के लिए कुछ बजट के लिए हम अभी मांग किए हुए हैं, वो बजट मिल जाता है तो हम पार्ट 2 का कुछ जो एरिया छूटा हुआ एरिया में हम काम करेंगे। सर एक और मेरा सवाल है कि शहर के एकमात्र ओपन जो ग्राउंड बचा हुआ है लालबाग मैदान, ये आसपास से कब्जे होने लगा है, साथ ही साथ जो हालत उसकी जर्जर होने लगी है। इसके लिए निगम कुछ प्रयासरत है? हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने बताया लालबाग जो ग्राउंड है उसके चारों ओर कब्जे हो रहे हैं, कब्जों का हटाना भी शुरू किया है। उसका मैंने अभी आप देखे होंगे कि हमने काम भी स्टार्ट कर दिया है। वहाँ जो पथवे जो बना हुआ है, पथवे को चारों ओर से हम पूरा कंप्लीट करवा रहे हैं। जहाँ जहाँ जो भी अपना उसमें डिस्टर्बेंस आ रहा है वो सभी डिस्टर्ब को हम हटा भी रहे हैं। और एक जो मॉर्निंग वॉक करने वाला आदमी है वो पूरा एक राउंड कम से कम कंप्लीट बैरियर फ्री होकर कर सके, वो हम प्रयास कर रहे हैं। और इसके अलावा वहाँ पानी का निकासी का भी जो समस्या था उसको भी हम सॉल्व करने की ओर है। ऐसा करके हम लालबाग के ग्राउंड की ओर हम प्रयास कर रहे हैं, और निश्चित ही इसका परिणाम आपको कुछ दिनों में दिखेगा। सर इसके साथ ही जो है आसपास टूरिज्म का अच्छा खासा अपने पास सोर्स है, जैसे चित्रकूट हो गया, तिरथगढ़ हो गया। लेकिन जगदलपुर शहर में जब कोई आते हैं तो अभी सिर्फ एकमात्र जगह बचा हुआ है, दलपत सागर का हाईटेक। इसके अलावा अपने पास जो है शहीद पार्क है, ऐसे छोटे मोटे और पार्क हैं, ये जर्जर अवस्था में है। सर के इसके लिए आपका विजन क्या कुछ है कि अपने पार्कों को दुरुस्त करें, ताकि टूरिज्म के साथ साथ लोकल जो आपने कहा कि वॉकिंग के लिए जो निकलते हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, बच्चे हैं, है ना, संडे को लोग निकलते हैं छुट्टियां बनाने के लिए, पार्क में विजिट करते हैं, तो इनके सुधार के लिए क्या कुछ आपके विजन हैं सर? अ, आप देखेंगे कि एक कोई भी शहर में पार्क होना बहुत अनिवार्य है। कारण ये है कि स्ट्रेस फ्री यदि होना आदमी चाहे तो फिर निश्चित ही वहीं जाना चाहता है वो, चाहे अर्ली मॉर्निंग हो चाहे शाम का समय हो। तो लालबाग ग्राउंड के पास में आप देखे होंगे कि एक नक्षत्र वाटिका है। उसके लिए मैं सोचा हूँ नक्षत्र वाटिका को सिस्टमेटिक करते हुए वहाँ पास हम पब्लिक के लिए खोल दें उसको। एक शहीद पार्क कल चल रहा है, सेम कॉन्सेप्ट पे हम उसको थोड़ा सा अच्छा डेवलप करेंगे, निश्चित ही उस एरिया के लोगों को फायदा होगा। उसी प्रकार से दलपत सागर का जो वो सागर वाला पार्ट है ना, उसमें हम काफी प्रयास कर रहे हैं उसके बंड को थोड़ा सा सिस्टमेटिक रूप से वहाँ लोग आके बैठ सके, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। सेम जो है गंगा मुंडा तालाब का भी मैं जो है प्लान बनवा रहा हूँ कि उसको सिस्टमेटिक रूप से एक नए सिरे से उसको डेवलप कर सके, ताकि उस एरिया के लोग जो है वहाँ उसको बैठकर वहाँ अपना अपना स्ट्रेस को कम से कम कर सकें। ये प्लान है। बाकी जो छोटे छोटे गार्डन जो बने हुए हैं उसको भी मेंटेनेंस के लिए मैं लगातार इसमें प्रयास में हूँ, और निश्चित ही इसका परिणाम आपको कुछ दिनों में देखने को मिलेगा।
सर, जगदलपुर शहर वासियों के मन में एक सबसे बड़ा सवाल है कि कई निगम कमिश्नर, कई जिला कलेक्टर, बड़े-बड़े हस्तियाँ आए और चले गए। लेकिन दलपत सागर को साफ करना और गंगा-मुंडा तालाब को साफ करना इतना ज़्यादा चैलेंजिंग क्यों है? और क्या लगता है आपको इसमें कितना और समय लग सकता है? क्योंकि 1 दशक से ज़्यादा समय से लोग इंतज़ार कर रहे हैं, इसे साफ-सुथरा देखने के लिए। दलपत सागर जो है वो हमारी धरोहर है और एक प्रकार से हमारी संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है और फिर कई ऐतिहासिक महत्व भी है उसका। काफ़ी प्रयास भी हुआ पूर्व के जो हमारे आयुक्त महोदय हैं, कलेक्टर सर हैं, सभी लोगों के द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया है। हमारा प्रयास भी इसमें लगातार चल रहा है। इसकी सबसे बड़ी समस्या जो है, वो समस्या है कि नालियों का पानी जो दलपत सागर के अंदर आता है, वो कुछ पहले प्रयास किए गए थे, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। उस पर हम काम कर रहे हैं। नालियों का पानी यदि उसमें आना बंद हो जाएगा, तो निश्चित ही पानी साफ होगा और एक नालियों का पानी आने के बाद दूसरा ये भी है कि उसमें पानी रोटेट भी हो। सिर्फ नालियों का पानी आना बंद ना होकर उसमें जो बारिश का पानी है वो आए। तो हमको एक ऐसा सिस्टम जनरेट करना है कि नालियों का पानी ना आ पाए और बारिश का पानी इजली आ जाए, ताकि वो पानी जो भरा हुआ है वो रोटेट होकर बाहर भी निकल जाए। तो इस पर काम कर रहे हैं हम। इसके अलावा वहाँ जो जलकुंभी को लगातार निकालने के लिए प्रयास में लगे हुए हैं। खास करके जलकुंभी को हम किस प्रकार से पुनर्उपयोग कर सकते हैं, इस पर अभी मेरी टीम वर्क कर रही है और इसका हम दूसरे स्टेट से जहाँ-जहाँ काम हुआ है वहाँ भी हम कुछ बात किए हुए हैं। अभी इलेक्शन के बाद हम टीम भेजेंगे भी और इसमें हम निश्चित सफलता की ओर हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये है कि घाट को तो अच्छा बनाना, उसके अलावा पानी को अच्छा करना। पानी को अच्छा करेंगे तो हम वहाँ फिर बहुत सारे हमारे वाटर से संबंधित स्पोर्ट्स एक्टिविटी होते हैं, हम वो स्टार्ट करेंगे तो निश्चित ही पानी भी साफ हो जाएगा और हम वहाँ पानी अच्छा होगा तो निश्चित ही वो एरिया भी बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बड़ा काम है और टाइम टेकिंग भी है और स्टेप बाय स्टेप तो कर ही रहे हैं। लेकिन एक मेरा ये है कि एक बड़ा एक विजन बना के हम चलें और एक बड़ा प्लान बना के मतलब मैं छोड़ूं, ताकि आने वाले भविष्य में जो भी अधिकारी आए उनको यदि अच्छा लगे तो उस विजन पे वो भी काम करें, क्योंकि अलग अलग अधिकारी आते हैं, अलग अलग विजन पे काम करते हैं। तो इसे मैं ओवरऑल एक विजन बना रहा हूँ, ताकि उसमें फ्यूचर हम एक बड़ा काम को हम सिर्फ आगे बढ़ाते बढ़ें। सर, इसमें एक छोटा-सा सुझाव मेरा आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कचरा से लाखों करोड़ रुपए कमाया जाता है। कुछ दिन पहले जब उसकी सफाई तेज़ हो रही थी, तो उस वक़्त जितना भी वहाँ से निकलने वाला जलकुंभी था, वो सड़ रहा था वहाँ पर। जिससे जो है किसान अपने पिकअपों में, ट्रकों में लोड करके अपने खेत ले जा रहे थे, खाद के रूप में प्रयोग करने के लिए। तो सर क्या है, जहाँ भी जलकुंभी होती है, वहाँ पर वाटर इवेपोरेशन कम होता है। पानी का स्तर जल्दी कम नहीं होता है वहाँ पर। तो क्या इतनी बड़े दलपत सागर में जो है एक एरिया बना करके उसकी खेती टाइप करके उसको खाद में तब्दील किया जा सकता है क्या ये? बिल्कुल आपका अच्छा सुझाव है, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। जलकुंभी से जो है 3 चीज़ के बारे में हम काम कर रहे हैं। एक तो जलकुंभी से खाद बनाने का, दूसरा जो है जलकुंभी से साड़ी बनता है ना? उसके रेशे को निकाल कर उसको फर्निश करके साड़ी बनाया काम किया जाता है। तीसरा जो है उससे मेड बनाया जाता है। तो ये तीनों पर हम काम कर रहे हैं। तीनों में जिसमें हमको ऐसा लगे कि हम इसमें सफलता पा सकते हैं, खास करके यहाँ के मार्केट के हिसाब से, उसमें हम आगे बढ़ेंगे और निश्चित ही हम आगे इसमें काम करेंगे। साथ ही साथ आगे और क्या कुछ जो है इन सब बिंदुओं पे एक्शन होगा वो आपको लगातार दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मैं हरदिल, आप देख रहे हैं पब्लिक।